नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जिस वक्त पूरी दुनिया वायरस से लड़ने में लगी हुई है, उस वक्त भी पाकिस्तान आप देखिए आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले आधी रात को पाकिस्तानी आतंकियों ने ड्रोन के जरिए जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया। हालांकि इस हमले में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ड्रोन के जरिए पहली मर्तबा हमला हुआ है, उसने सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। खतरा सिर्फ भारत को ही नहीं, क्योंकि ड्रोन के जरिए इस तरह किसी भी देश को निशाना बनाया जा सकता है। जिस तरह चीन की सरकार ने पाकिस्तान को ड्रोन सौंपा और फिर पाकिस्तान ने ड्रोन आतंकियों के हवाले कर दिया, वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। और यही वजह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी ड्रोन के जरिए आतंकी हमले का मुद्दा उठाया है। फ्यूचर में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए बाकायदा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक कर रहे हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो मौजूद है। ड्रोन हमले की जानकारी पीएम मोदी को दी जा रही है। भविष्य में ऐसे हमले को रोकने के अलावा भारत को पाकिस्तान की साजिश का जवाब कैसे दिया जाए, पाकिस्तान ऐसे हमलों से बाज कैसे आएगा, आज इस मीटिंग में यह भी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ आज हुंकार भी हमें भरनी है, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। 2 दिन पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमले में पाकिस्तान के बाद अब चीन का कनेक्शन भी सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि हमले में मेड इन चाइना ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। चीन ने कुछ वक्त पहले पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे और फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा को चीन के बने ड्रोन मुहैया कराए। एबीपी न्यूज़ को सूत्रों से यह भी पता चला है कि जिस तरह से 15 अगस्त आने वाला है और दिल्ली में जो वीवीआईपी बिल्डिंग्स हैं उनकी सुरक्षा को किस तरह से और चाक चौबंद किया जा सकता है या उनकी सुरक्षा में किस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं, इसका आकलन करने के लिए दिल्ली स्पेशल सेल की टीम यहाँ आई है। क्योंकि ये भारत में अपनी तरह का पहला ड्रोन हमला है जो किसी सैन्य संस्थान पर किया गया हो। ऐसे में सुरक्षा में कुछ बदलाव जरूरी है। उधर ड्रोन हमले की एनआईए जांच तेज हो गई है। वैसे इस मामले में अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि ड्रोन सीमा पार से आया था या भारतीय सीमा में लश्कर के आतंकियों ने अपने साथियों की मदद से उड़ाया। परसों हम लोग जाके एक जिसमें आर्मी, सीआरपी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनएसजी के हर एक लोग के साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। उधर जम्मू में ड्रोन हमले के बाद भारत ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र की बैठक में उठाया। भारत ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इस पर सभी देशों को ध्यान देने की जरूरत है। चौंकाने का जरूरत नहीं है, आइसोलेटेड इंसिडेंट है। हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है मजबूत है। ऐसे इंसिडेंट्स को हम ठीक तरीके से हम फेस करेंगे, कोई डरने की बात। वहीं तमाम पहरों के बावजूद जम्मू के आसमान में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन दिखने की खबर आई है। सैन्य सूत्र इतना खतरनाक वायरस पूरी दुनिया को लील रहा है और हमारे पड़ोस में एक ऐसा वायरस है जिसकी वैक्सीन हम खोज ही नहीं पा रहे हैं। अरे हमारी छोड़िए, आप 20 साल तक ये जो अमेरिका वहां अफगानिस्तान में रहा, वो खुद इस वैक्सीन को नहीं खोज पाया। तो इलाज क्या है, आज इस पर हुंकार भरेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पीएम की बैठक इस वक्त चल रही है, उसका अपडेट आपको देना जरूरी है। 4 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। गृहमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है, एनएसए अजीत डोभाल वहां पर मौजूद है, विकास मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और उसके बाद खास मेहमानों से आपका मैं तारुफ करवा दूंगी। विकास, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, 4 बजे की बैठक शुरू हुई, घंटा भर हो चुका है, कितनी और देर की बैठक चलेगी और क्या कुछ चीजें हैं जो इस बैठक से निकल कर आ सकती है? इंपॉर्टेंट है ये।
ये देखिए कितनी देर चलेगी ये तो स्वयं प्रधानमंत्री ही जानते हैं। जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाएंगे बैठक में एजेंडे में जो कुछ डिस्कस करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री बेहद चिंतित हैं और ये चिंता हाल ही में जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद से बढ़ी है। देखिए जैसे ही वहाँ पर लोकतंत्र बहाली के कुछ संकेत मिलने लगे, वहाँ पर आतंकवादी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, एसपीओ जान से मारे जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जो ड्रोन हमले हुए हैं, कल भी 3 ड्रोन अलग अलग इलाकों में देखे गए, इसने चिंता बढ़ाई है। और इसको चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि ड्रोन हमले को कहीं भी किसी वक्त अंजाम दिया जा सकता है, इसलिए सरकार इस तकनीक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा चुकी है। यूएन में बाकायदा भारत ने इस मसले को उठाया है। लेकिन ड्रोन हमले से कैसे सुरक्षा किया जाए अपने प्रतिष्ठानों को, इसको लेकर एक फुल प्रूफ प्लान पर डिस्कशन होगा। तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो रखी जाएंगी प्रधानमंत्री के सामने। यहाँ रक्षा मंत्री जब पहुंचे राजनाथ सिंह, तो उससे पहले उनको जो एयर चीफ हैं राकेश भदौरिया, उन्होंने बाकायदा ब्रीफ किया है इस हमले से लेकर और जियो फेंसिंग तकनीक से लेकर सब कुछ वो बताया गया है जो प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। जियो फेंसिंग तकनीक कितनी महंगी पड़ेगी, कितना वक्त लगेगा, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनानी पड़ेगी ताकि इस तरह के हमलों से देश को और तमाम जो प्रतिष्ठान है उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर उसकी सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर इस बैठक में गंभीरता से डिस्कशन होना है, गंभीर चर्चा होनी है और तमाम उन उपायों पर चर्चा होनी है जो इस तरह के हमलों से जुड़े हुए हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। और जैसे ये बैठक खत्म होगी दोबारा आपका रुख करेंगे क्योंकि आप इस बैठक पर नज़र बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे अब मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ क्योंकि अब इस पर बहस हो जानी ज़रूरी है कि कैसे सुधरेगा पाकिस्तान। तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है पाकिस्तान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका तारिक साहब। अनिल त्रिगुणायात हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। सुशील पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुशील पंडित। आरती टिक्कू अ डियर फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं आरती। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। शुरुआत तारिक पीरजादा साहब मैं आपसे करना चाह रही हूं और जनरल जीडी बख्शी भी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन तारिक साहब, वैक्सीन लगवा दी आपने? जी 2 दफा लगवा चुका हूं। कहाँ की वैक्सीन है? चीन की, साइनोफार्म। चीन की वैक्सीन, चीन का ड्रोन, कब तक चीन के ऊपर निर्भर रहेंगे आप लोग? वो जितनी देर तक आप अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करते रहेंगे, हम चीन के ऊपर इन्हिसार करते रहेंगे। अरे हमारी अपनी 2 वैक्सीन है, पता है कि नहीं तारिक साहब आपको? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये हमारी अपनी वैक्सीन है। पूरी दुनिया में इसको पहुंचाया जा रहा है। मुझे बड़ा गम है एक बात का कि हिंदुस्तान के लोगों को मोदी साहब की नाअहलियत की वजह से और हिंदुस्तान के साइंसदानों की नालायकी की वजह से और इंतजामिया की नालायकी की वजह से आप एक सुई तो बना नहीं पा रहे हैं। जो सुई आपके जिस्म जान में जा रही है वो आप कटोरा लेकर कहां चीन से मांग रहे हैं और आप मुझे यहाँ बैठकर हिंदुस्तान के साइंटिस्ट को लेकर नसीहत देंगे। आपके साइंटिस्ट जा जाके चोरियां करते हैं, फॉर्मूला चुराते हैं। तारिक पीरजादा साहब प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मुझे ये बताइए, वो जो उधार में आपने चीन से ड्रोन लिया था, अरे उस ड्रोन का इस्तेमाल आप लोग वैक्सीन पहुंचाने में कर देते। फिदाइन, ड्रोन को भी फिदाइन बना दिया। अरे गजब मुल्क है आपका सुशील पंडित साहब, ड्रोन को भी फिदाइन बना दिया। कुछ तो छोड़ दीजिए, कुछ तो बख्श दीजिए। क़यामत ढाई हुई है रुबिका जी। अभी कुछ करीब पिछले नवंबर में अजरबैजान और आर्मेनिया में एक युद्ध हुआ था जिसमें ड्रोन्स ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी और आर्मेनिया की पूरी फौज और टैंक धरे के धरे रह गए थे। ड्रोन्स ने पहली बार शायद मानवता के इतिहास में कोई युद्ध किसी देश के लिए जीता। उस दिन से पाकिस्तान ने टर्की से वही ड्रोन्स मंगाने शुरू किए जो टर्की ने अजरबैजान को दिए थे और चीन ने भी पाकिस्तान की मदद की क्योंकि पैसे तो इनके पास है ही नहीं, ना टेक्नोलॉजी है ना ट्रेनिंग है। और इन्होंने एक ड्रोन्स का कंट्रोल रूम स्थापित किया है LOC पर। तो ये मांगे की और उधार की जितनी भी तकनीक और सामान है अब वो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। ड्रोन के माध्यम से ये हथियार भी तारिक साहब
एक चीज मैं बस कह देती हूँ, कैमरा के लेंस के नजदीक आ जाने से आप हिंदुस्तान के नजदीक नहीं आ पाएंगे, तो आप थोड़ा सा कैमरा के लेंस से दूर बैठे, इत्मीनान से बात रखिए। हम लोग सब सुनने को तैयार हैं, कोई नहीं जा रहा है यहाँ से। और एंड आवर बिलीव्ड जनरल जीडी बख्शी इज आल्सो हियर। आपके दोस्त जीडी बख्शी यहाँ पर आ चुके हैं। अब जरा उनसे भी आप मुखातिब हो जाएं। जनरल बख्शी, उसके बाद पीरजादा साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। और आपको पता है, आप मेरे शो में आते हैं, मैं आपको बोलने का पूरा मौका देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देती हूँ। जीडी बख्शी साहब अपनी बात रखें। बख्शी जी को आदाब दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा दे दीजिए। 20 सेकंड। थैंक यू। आदाब जरा। अच्छा देखिए, बात ऐसी है, इस संडे को पाकिस्तान ने एक बहुत गंभीर एस्केलेशन करी है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है हमारे एक स्ट्रेटेजिक एयर बेस को अटैक करने के लिए। ये दूसरी बात है कि अटैक बिल्कुल नकारा गया, वेदर नाकामयाबी से या जैमिंग से ये नहीं कह सकते, लेकिन वो जो हमारे हेलीकॉप्टर्स को हिट करने की कोशिश कर रहे थे, एयर कंट्रोल टावर को हिट करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी बजाय वो केवल एक छत फोड़ सके और दूसरा जो है वो खुले में फट गया। लेकिन that does not detract the failure जो हुआ है does not detract from the gravity of the provocation। और मैं बता दूं पाकिस्तान को कि ये जो उन्होंने लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट स्ट्राइक करने की कोशिश की है, और अगर वो इस गलत फहमी में हैं कि ये साउथ एशिया का न्यू नॉर्मल बन जाएगा, कि you will be allowed to carry on with drone strikes hereafter, you are sadly mistaken। आपको अभी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि इसके लिए आपको गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, तारिक पीरजादा साहब, रिएक्ट डिफेंसिवली। हम आपको आपके इलाके में घुस के मारेंगे, आपके इलाके में घुस के मारेंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जैसे एयर स्ट्राइक हुई थी। अब आपको शायद उससे बड़ी डोज चाहिए, ये साफ जाहिर है। कि मैं बता देती हूँ पीरजादा साहब, जनरल बख्शी ये कह रहे हैं कि जैसे एयर स्ट्राइक की थी, आपके घर में घुस के उन आतंकियों को खत्म किया था, अगर ये ड्रोन वाले हमले आपको लगता है कि अब न्यू नॉर्मल बन जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। दोबारा घर में घुसेंगे, सारे ड्रोन तोड़ देंगे, और ड्रोन के साथ साथ मनोबल समझते ना आपका, मोरल, उसे भी तोड़ देंगे। जी मैं बिल्कुल। अच्छा जरा रुबैका, आपने जो बातें की, या बख्शी साहब जो अपने दिल की बात कह रहे हैं, मैं उसके जवाब में दो बातें अर्ज करूं। एक तो ये है कि आप लोगों को जो हमने जवाबी हमले में आपके 2 जहाज गिराए थे, और जो आपका पायलट पकड़ा था और उसे बड़े जलील करके हमने आपके हवाले किया था, तो वो तो याद होगा ना आपको, एक SU-30 और एक आपका मिग था, और वो जो अभिनंदन था, वो बेचारा अभी भी आंसू बहा रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है, एक बात नहीं तारिक पीरजादा साहब, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर आपकी जुबान से जो चीजें निकलती हैं उनकी मैं कतई इज्जत नहीं करती हूँ। एक तो अभिनंदन का नाम लेने से पहले आप वजू कर लिया करें, आपको पता नहीं है वो नाम इतना पाक है, और आप भी जानते हैं कि कहां से चाबुक चला था, और आपने हमारे जवान अभिनंदन को उसके बाद छोड़ा था, मजबूर हुए थे आप लोग घुटने पर आ गए थे, वही मूंछों पर ताव देकर हमारा अभिनंदन घर लौटकर आया था। आरती टिक्कू कुछ कहना चाह रही हैं, मैं आती हूँ ना। एक बात आपने वो एक बात इतनी खराब कर दी कि मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। पता नहीं हवा में कौन से खिलौने गिरा रहे हैं आप लोग। आरती टिक्कू, अच्छा सुन तो लीजिए, आज इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि आपकी एयरफोर्स ने ट्वीट किया है कि अभी तक इस बात का सबूत नहीं मिला कि जो बम गिरे थे वो ड्रोनों से गिरे थे या कहां से आए थे। ये आपकी एयरफोर्स का बयान है। दूसरे, एसके सिंह और अरविंद दोनों सिपाही जो जख्मी हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं आप, चाइना का। रुबिका जी, Don't misquote the newspapers here in India, तारिक पीरजादा साहब। FIR दर्ज हो चुकी है। आरती जी, आरती टिक्कू, थोड़ा सा डिले है, आरती तक मेरी आवाज थोड़ा देर से जा रही है, प्लीज ठीक करवा दीजिए उसे।
हाँ आरती जी अपनी बात रखिए आप। रूबिका आप अपनी बात रखिए आरती, हम आपको सुन पा रहे हैं, थोड़ा डिले है बस। रूबिका जी ये देखिए, ये जो तारिक साहब कर रहे हैं इसको कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। ये उन्होंने पिछले 30 साल से ये करते आ रहे हैं। कश्मीर में सुसाइड पे तब भी उन्होंने कहा कि कौन है हमें नहीं पता। हाँ, इन्होंने AK-47 भेजे तब भी इन्होंने कहा कि ये किनके हमें नहीं पता। देखिए आज FATF के ग्रे लिस्ट में इसके है क्योंकि पाकिस्तान जो है साइंस और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में तो ये जीरो है। इन लोगों ने पिछले 70 साल में साइंस और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ गलत कामों के लिए किया, लोगों को मरवाने के लिए किया। इन लोगों ने वो पिछले 30 साल में जम्मू कश्मीर में कितने लोग मरवा दिए। हर चीज में इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ की भारत देश जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड तैयार करते हैं, ये लोग ड्रोन जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, शादियों में इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, फूल बरसाने के लिए, ये इस्तेमाल करते हैं बम गिराने के लिए। तो इन लोगों का काम यही है, इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमैनिटी की डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया है। ये लोगों को कोई कदर नहीं है इनके यहाँ सबसे फेमस लोग जो है वो हाफिज सईद है, वो सईद सलाउद्दीन है, वो जैश-ए मोहम्मद है, वो जितने भी इनके रेडिकल जिहादी है वो फेमस है। इन लोगों ने उसामा बिन लादेन को अपने यहाँ बना दी। इन लोगों की ये कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, इनकी ये कंट्रीब्यूशन है एशिया में। तो इन लोगों को ये जो तारिक साहब बोल रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ है और ये चाइना के साथ है, ये बताएं कि अमेरिका के साथ तो यही थे जब चाइना को इन्होंने जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो है पकड़ा दिया। आरती, और मुझे याद है इमरान खान जब ट्रम्प के सामने बैठे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, खिलाफ लड़ी, हमें दिखाई दे रहा था। वो पूरी दुनिया ने देखी है। तारिक पीरजादा साहब, आरती टिक्कू के सवालों का जवाब दीजिएगा और फिर वो एक बात ऐसी ना करिएगा कि मैं आपको आधे में ही छोड़ दूं। किसी के साथ भी हाथ जोड़ेंगे हिंदुस्तान पे अटैक करने के, हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए। ओके, तो इन लोगों की एग्जिस्टेंस ही हिंदुस्तान के खिलाफ जंग करना है। ऑल राइट, ओके तारिक पीरजादा। इसी बात का जवाब दे देता हूं। ये कह रही है मेरी बहन कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो हिंदुस्तान के खिलाफ जंग करना है। देखिए, हमारा एग्जिस्टेंस हिंदुस्तान के खिलाफ जंग करना नहीं, कश्मीर को आजाद कराना है, ये हमारा है। अब आपने देखा कि अभी आपने LOC पर हमारे साथ दोबारा मुआहदे पे दस्तखत किए और वहां पे झगड़ा कम हो गया। दूसरी बात जो इंडियन एयरफोर्स कह रही है वो एक और बात भी कह रही है। वो कह रहे हैं कि जहां पर ये बज़ाहिर ड्रोनों से हमला हुआ, जैसे कि कहा जा रहा है, ये 14-15 किलोमीटर पाकिस्तान के LOC से हिंदुस्तान के मुस्लिम कश्मीर के अंदर है और आज तक कोई पाकिस्तानी ड्रोन 12 किलोमीटर से आगे नहीं आया, ये हिंदुस्तान का कहना है। लिहाजा ये जो मौजूदा हमला है ये अंदर से कहीं कंट्रोल हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक। तो ये जो प्रोपेगेंडा मेरे भाई जनरल बख्शी कर रहे हैं और मेरी बहन कर रही हैं, आपको चाहिए थोड़ा सा आज के अखबारात पढ़ लें। चाइना की वैक्सीन का आप पर असर ठीक नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है, पता नहीं, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है आपने अच्छा असर नहीं हुआ आपके ऊपर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग वहां से पाकिस्तानी आतंकी आप लोग नहीं भेजते हैं तारिक पीरजादा साहब, आप लोग नहीं भेजते हैं, यहाँ से हुआ वहां से। आज बड़ा इंडियन एक्सप्रेस पर आपको जो है यकीन हो रहा है। फिर पूछ रही हूँ आपको, कौन सा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं आप? हमारे यहाँ के इंडियन एक्सप्रेस ने FIR दर्ज हो गई है, साफ तौर पर ये बताया है ड्रोन से अटैक हुआ है, इसका मेंशन किया गया है, ठीक है ना? और वो ड्रोन कहाँ से आया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहा था कि अंदर आरती एक सेकंड आपके पास आ रही हो। अनिल त्रिगुणायात वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी,
वे अहेड क्या है? मैं बहुत सिंपल भाषा में जो मेरे देश के व्यूअर्स को समझ में आती है उसमें पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान आतंक का वैक्सीन कब आएगा? इतने खतरनाक वायरस का वैक्सीन हमने ढूंढ निकाला है। देखिए आप ये जानती हैं कि शुक्र है मैं सुन नहीं पाई, तारिक पीरजादा, गड़बड़ हो जाती है। रुक जाइए अनिल जी। हाँ, मेरा कहना ये है कि देखिए पाकिस्तान को मालूम है इस बात का कि उनका जो एक तरह से तवारुफ होता है वो सारा जब भी कोई बात होती है तो टेररिस्ट ग्रुप्स की वहाँ प्रेजेंस, चाहे हम देखिए अगर आप खुद भी हिंदुस्तान की बात ना भी माने तो आप ये FATF के थ्रू देख लीजिए, फाइनेंसिंग टेररिज्म प्रेजेंस देख लीजिए लोगों की, और कितने टेररिस्ट ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वहाँ पर प्रोस्क्राइब्ड हैं। तो मेरा कहना ये है, आपकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा है, आवाज नहीं आ रही है। तारिक साहब एक मिनट, एक तो आप वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन पाकिस्तान का ठीक नहीं है, हमको भी मालूम है। रुकिए ना, आपको मौका दूंगी, आराम से इत्मीनान से बात रखिएगा। पहले अनिल जी अपनी बात कंप्लीट कर दें फिर। तो ये इसमें तो कोई दो शक नहीं है, लेकिन ये उन्हीं के लिए अच्छा है अगर उनकी आइडेंटिटी जो है एक तरह से किसी टेररिस्ट स्टेट के बजाय या प्रमोटर ऑफ टेररिज्म के या टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह देने की बजाय अगर उनको एक अपना एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल कम्युनिटी में बनने का रहे तो उन्हीं के लिए फ़ायदा है। हमारे सारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए, एक मुल्क के लिए, भारत भी शांति चाहता है हमेशा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो अभी अब बात चल रही है हमारी ड्रोन्स वाली, इसमें तो सीधी सी बात है कि जो डिनायबिलिटी है ये रीजन लो कॉस्ट ऑप्शन डिनायबल है। आरती, लेकिन अभी एक मिनट खत्म कर दूंगा। हाँ ठीक है जी। उसके बाद उसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। ये एक नई टेक्नोलॉजी और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहिए या रोबोटिक्स कहिए या ड्रोन्स कहिए, अब ये एक नया मुकाम आ गया है लड़ाई के दौरान में, और ये सारे चाहे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इसका खुल करके इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए भारत ने वहाँ पर UN में उठाया है कि ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको किसी भी तरह सारी दुनिया के लिए एक बड़ी फेमस बात है। और जैसा हमारे दूसरे कलीग ने ये बात कही, पैनलिस्ट ने, कि अभी आर्मेनिया अजरबैजान में जिस तरह से हुआ, इजराइल और हमास के बीच में पहला आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर हुआ है, पहला वर्ल्ड का। तो अब ये देखिए ये एक नेचुरल सी चीज है, इसलिए इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है और अपनी डिफेंस के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके अनिल जी, आप ये कह रहे हैं कि हमें इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। जनरल बख्शी, आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? देखो बेटा, ये बड़ा खास चुन के इन्होंने ये पैंतरा अपनाया है। जो बड़े ड्रोन्स हैं जिसको बोलते हैं HALE, हेल और मेल, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये जो बड़े जो ड्रोन्स हैं उनको नॉकआउट करने के लिए हमारे पास रडार्स हैं, गन। जो छोटे छोटे ये शादी ब्याह के ड्रोन्स होते हैं 10-10 हजार में मिल जाते हैं मार्केट में, जिसको बोलते हैं कमर्शियल ऑफ द शेल्फ टेक्नोलॉजी, कॉट्स, ठीक है। ये बहुत लो प्राइस है और ये प्लास्टिक के बने होते हैं, रडार से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए बड़ा खास जो है एक मिलीमीटर वेव बैंड रडार इस्तेमाल करना पड़ता है, जो आ रहा है, काफी जगह आ भी गया है। और इसके साथ हमको जो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड इक्विपमेंट डिप्लॉय करना पड़ता है। मतलब बहुत डिस्प्रपोर्शनेट है, जितना आप डिफेंस पे खर्चा करेंगे उससे ज्यादा मेरा सुझाव सरकार को यही रहा है हमेशा कि आप थोड़े फाइटर जेट और बॉम्बर और थोड़े से जो मिसाइल्स और लें, ताकि सारा का सारा पटाखा हमारे बड़े काबिल दोस्त के सर फटे, ठीक है। और we should not be defensive, we should not be defensive, we should be proactive, we should hit back। अगर एक कतरा खून यहाँ गिरता है भारतवर्ष में तो 100 कतरा खून हम गिराएंगे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है साहब। आप चाहे दांत दिखाएं, आप चाहे कुछ करें। पीरजादा साहब, मैं फौज में जब भर्ती हुआ था तो 71 की लड़ाई मैंने देखी है अपनी आंखों से। आपने किताबों में पढ़ी होगी, मैंने आंखों से आपके मुल्क के 2 टुकड़े होते देखे हैं। मैंने आपकी तबीयत ठीक है साहब?
भी आपसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ा बेवजह और गलत जगह पे हंसते हैं। आप बहुत बेवजह गलत जगह पे हंसते हैं। आप अपनी तबीयत चेक करा लें। मैं आपको कह रहा हूं कि उस वक्त हमने 93,000 आपके कैदी हाथ खड़े देखे हैं, जिनके सबसे आगे थे लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सितारा पाकिस्तान। वो हंस नहीं रहे थे, वो रो रहे थे। आपकी आदत है आप बेवजह पंगे लेते हैं, ना चैन से जिएंगे, ना किसी को चैन से जीने देंगे, और उसके बाद आपको बड़ी तकलीफ होती। फिर आप दुनिया भर में गुहार लगाते हैं कि हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ। तो मेरी नसीहत आपको ये है कि ज्यादा उतावले मत होइए जंग के लिए, अपने जर्नलों को बता दीजिए। आप कोई फैसले नहीं लेते, ये मैं जानता हूँ। तारिक साहब, आप केवल उनके मुखौटे। तारिक साहब, कैलकुलेट। तारिक साहब, बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप जैसे रिटायर्ड जर्नलों को बता देता हूँ। देखिए, दो बातें हैं। पहली तो मैं FATF की तरफ आ जाऊं। अगर आपने FATF के प्रेसिडेंट की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है या थोड़ी सी भी सुनी है, तो उसने पाकिस्तान की बेइंतहा तारीफ की, जो आपके ऊपर बहुत गिरा गुजरी और तलवार की तरह, बिजली की तरह गिरी। क्योंकि उसने कहा है कि अब एक सिर्फ रह गया है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उन पे मुकदमे चला के उनको सजा दे दें, जो कि अब सजा दी जा रही है अक़वाम मुत्तहिदा के कहने के मुताबिक। अब मसला ये है कि हिंदुस्तान की तमाम साजिश जो थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाए, हिंदुस्तान का मुंह काला हो गया, मोदी का मुंह काला हो गया। अब ये बातें तो खत्म हो गई। एक सेकंड, ऐसे जोक मत मारिए कि हम में से किसी को यहाँ पर मौजूद रहते हंसी ना आए, ठीक है? अगर FATF ने इतना आप पर करम फरमाया है तो ग्रे लिस्ट में क्यों है? आपको शर्म भी नहीं आती है कि क्लास में फेल होते हैं, उसके बाद भी कहते हैं देखिए पहले नंबर आने वाले का मुंह काला। मतलब थोड़ा तो IQ लेवल होगा। चाइना की इस वैक्सीन ने, मैं बता रही हूँ पीरजादा साहब, आप पर गलत असर कर दिया है। आपके IQ लेवल पर भी बहुत भयंकर चोट पहुंची है। तारिक पीरजादा हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान के जुड़े हैं, उनको सुन रहे होंगे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है और मैं उसी से इस डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। उन्होंने क्या कहा? हमारा मकसद है कश्मीर को आज़ाद करवाना। एंड सुशील पंडित, वहीं पर बिंदु शुरू हो जाता है कि ये जो 14 नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, तो वहां पाकिस्तान बौखला गया, बेचैन हो गया कि हम तो क्या ख्वाब देख रहे हैं आजाद कश्मीर का, ये तो बड़ा अखंड भारत वाला सिनेरियो खड़ा हो रहा है। और इसीलिए वो 10-10 हजार रुपए वाला ड्रोन, मुझे नहीं पता 10,000 का भी है या नहीं जी। रूबिका जी, जैसा कहने में आता है ना, ये बहुत पुरानी बीमारी है। तारिक पीरजादा इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और जो पुरानी बीमारियां होती हैं ना, वो कहते हैं कि साथ ही जाती हैं, और ये पाकिस्तान के साथ ही जाएंगी। इसका इलाज पाकिस्तान के जाने में है, इसका और कोई इलाज नहीं है। अभी मुश्किल से कुछ हफ्तों पहले, शायद 2 या 3 महीने भी नहीं हुए हैं, कि भारत और पाकिस्तान ने LOC के ऊपर एक करारदाद पर दस्तखत किए, हमारे DGMOs ने मिलके, कि अब फायरिंग नहीं होगी। लेकिन अभी उसकी स्याही सूखी नहीं है और ये लोग पलट गए, क्योंकि ये भरोसा करने लायक मुल्क ही नहीं है। आप इन पर जब जब विश्वास करेंगे तब तक पीठ में वार पाएंगे। तो इसलिए हमें पॉलिटिकली या डिफेंस, रक्षा हो या राजनयिक मामले हो, ये भरोसे लायक मुल्क नहीं है और इन्हें इन्हीं की जुबान में जवाब देना वाजिब है। इसके अलावा ये और कुछ नहीं समझते। तरबियत ऐसी है, जहनियत ऐसी है कि इन्हें जब तक डोज न मिले टाइम पे, तब तक ये बाज नहीं आते। तो इसलिए इनके साथ किसी करारदाद पर दस्तखत करना, किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना, ये सिविलाइज्ड मुल्क होता, ये रीजनेबल मुल्क होता तो कब का हो चुका होता। लेकिन ये अपने लिए खुद मुसीबत बना हुआ है और एक बार टूटने के बाद भी बाज नहीं आता है। तो इसलिए ये बीमारी इसके साथ ही जाएगी। भाई, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, आपको बुलाया इसीलिए आप सुन लीजिए सुशील पंडित को, उसके बाद अपनी बात रखिए। सुन लिया आपने, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
आप भरोसे लायक है ही नहीं। 1999, 2001, 2015, 16 और अब 2021 आप पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता है। और इसके साथ साथ जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको भी सबक सिखाने का मौका आ गया है। उनकी हसरत जो 1971 वाली है उसको इस दफा कश्मीर में निकाल देने का वक्त आ गया है। और आप लोगों को तो थोड़ी सी तवज्जो अपने गरीब लोगों की तरफ करनी चाहिए जो कोरोना कर रहे हैं, जिनसे मुझे हमदर्दी है। आपके यहाँ शेख चिल्ली बनाने के स्कूल इदारे हैं क्या? किस मदरसे में शेख चिल्ली पढ़ाए जाते हैं आपके यहाँ? मैंने कहा शेख चिल्लियों के लिए कोई मकतब खुले हैं क्या पाकिस्तान में? है ये मकतब कहाँ खुले हैं पाकिस्तान में? आप शेख चिल्ली तैयार हो रहे हैं वहां। ये मिसाइल आके लौट कर आप ही के घर आएंगे, आप ही के लौट कर आप ही के यहाँ आएंगे। इन्हें चलाना सीख लीजिए। ये बड़ी दोधारी तलवार होती है, हाथ कट जाया करते हैं इन खिलौनों से खेलने वालों के। आप समझ लीजिए, कुछ करके कुछ जुर्रत दिखाइए ना। सारी बुजदिली का मुजाहरा टेलीविजन पे क्यों करते हैं? कुछ जरा बहादुरी का मुजाहरा कीजिए मैदान जंग में। पिछली बार जब दिखाया था तो आपने अपने एक पायलट को पीट के मरवा दिया था। कहा था 2 पायलट पकड़े हैं, उसके बाद एक पर आ गए थे। उसका तो नाम तक नहीं लिया आपने। उस आदमी का जो आपके लिए शहीद हो गया उसका तो नाम तक नहीं लिया आपने। उस एयर वाइस मार्शल के क्या कहने? कुछ कहना चाह रहे हैं तारिक पीरजादा साहब? आप कह रहे हैं आपको यहाँ की मुफलिसी पर बड़ा आपको तरस आता है। भिखमंगा पाकिस्तान किसी और की मुफलिसी पर ना देखे, अपने गिरेबान में झांके। आपके देश का मुखिया दर भटक रहा है कटोरा लेकर, सऊदी अरब जाकर घुटने टेकता है, चीन के आगे जाकर हाथ फैलाता है, और आप हिंदुस्तान की मुफलिसी की बात करते हैं जो मुल्क में वैक्सीन बांट रहा है मैत्री के चलते। ठीक है तारिक पीरजादा साहब, तो मुझे ना बताएं आपका जो वो मुल्क है ना जिसकी साइज इतनी है वो उतना ही रहे तो बेहतर है। सोच में भी उतना है, उसकी ज्योग्राफी भी इतनी है। और मैं बता रही हूँ तारिक पीरजादा साहब, अगर आप हमारा अपना हिस्सा नहीं होते ना तो अब तक नामो निशान खत्म हो गया होता। आरती टिक्कू की सुन लीजिए तारिक पीरजादा साहब, फिर मौका दूंगी आपको। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। आरती बिल्कुल है। देखिए रुबिका जी, इन्होंने कहा कि ये कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, इसलिए ये इनकी कोशिश रही है पिछले 70 साल। देखिए सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, इन्होंने खालिस्तान पंजाब में जो इन्होंने लोग मरवाए खालिस्तान को सपोर्ट करके, तो और देख लीजिए इन्होंने 1971 में बांग्लादेश में अपने ही लोग मरवा दिए, इन्होंने पंजाब में खालिस्तान से अपने ही लोग मरवा दिए, कश्मीर में अपने जहादियों को बेचकर कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी हिंदू दोनों को मरवा दिया, और ये कह रहे हैं कि कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं। नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का जो एक प्रोफेशन है, मर्सनरी आर्मी का जो एक काम धंधा है वो चला रहे हैं। धंधे की वजह से ही ये लोग जी पा रहे हैं, नहीं तो इनकी इकोनॉमी तो ठप है, नहीं तो इन लोगों के पास साइंस टेक्नोलॉजी के नाम पर जीरो है, कुछ नहीं है इनके पास। ये आप एक सुई भी नहीं बना सकते, वैक्सीन की तो बहुत दूर की बात है, कंप्यूटर की तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों ने पिछले 30 साल में, जहां की इंडिया में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, साइंस टेक्नोलॉजी कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, लेकिन इनके मदरसों से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक, सब जगह साथ पढ़वाते हैं। ये लोग ये पढ़ाते हैं भारत से नफरत करिए, ये लोग ये पढ़ाते हैं कि हिंदू काफिर है। तो इन लोगों का एजुकेशन के साथ कोई संबंध नहीं है, इन लोगों का
प्रोग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं है। ये पाकिस्तान आर्मी जो है मर्सनरी आर्मी है, अभी तक अमेरिका के साथ थी, अब चीन के साथ है और टर्की के साथ है, कल किसी और के साथ होगी। इन लोगों का यही चलेगा क्योंकि ये एक मर्सनरी आर्मी है। किसी इनका भी कोई कहीं धर्म पे भी ईमान चले नहीं है, जाएंगे इनका पैसे के कोई लिए। ईमान नहीं है, इनकी ये पैसों के लिए कहीं भी झुक जाएंगे। तारिक पीरजादा साहब, कोई ईमान नहीं, ना दीन ना ईमान। यूरोप में रह के अपने ऐश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो आम लोग हैं उनको मरने दे रहे हैं क्योंकि ये जो है एक मर्सनरी आर्मी है। मर्सनरी आर्मी कहना कि सिर्फ कश्मीर के खिलाफ जंग करे, कश्मीर के लिए जंग करे, गलत। तारिक पीरजादा, क्योंकि इन्होंने पंजाब, खालिस्तान, जहां भी देखिए हिंदुस्तान में मुंबई टेरर अहमदाबाद, पुणे, बैंगलोर टेरर अटैक्स पे इन्होंने करवाए। तो ये सिर्फ कश्मीर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं क्योंकि ये समझते हैं कि जहाद करना। आरती तक मेरी आवाज लेट पहुंच रही है। तारिक पीरजादा, आरती टिक्कू ने गंभीर आरोप लगाया और ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई, ये हकीकत है। आप बेईमान लोग हैं तारिक पीरजादा साहब, आप सिर्फ पैसे पर जीते हैं। जिसने पैसा फेंका उसके आगे आपने शुरू कर दिया करतब करना। अच्छा, आपने हमला कर लिया ना, मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, बात यह है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर बहुत एतबार किया, बार बार कहा कि मुज़ाकरात करें, आप लोग मुज़ाकरात से भागे। हमने बार बार कहा कि बरे सगीर में अमन होना चाहिए। इमरान खान ने आने के बाद फौरन बाद मोदी को पैगाम भेजा, मगर वो चूंकि एक जंगजू आदमी है और कश्मीर पर कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने फौरन इमरान की तजवीज को रद्द कर दिया। उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई कि इमरान खान जैसे सुलह पसंद आदमी से भी वो बात नहीं कर सके। और आपकी फिक्री इंटेलेक्चुअल कॉवर्डिस ये है कि आप मुज़ाकरात की मेज पे नहीं आना चाहते। तो जो लोग मुज़ाकरात की मेज पे नहीं आते, उनसे तो बंदूक की जुबान से ही बात होनी चाहिए ना। तो पाकिस्तानी फौज तो पाकिस्तानी कौम। जनरल बख्शी, मैं क्या कहूँ अब, मैं आज जनरल बख्शी, एक्चुअली मैं फिर कह रही हूँ ना आपको, ये चाइनीज वैक्सीन का असर है और कुछ नहीं। ये कुछ सटिया से गए लगते हैं। मैं ये कह रहे हैं कि बंदूक से बात होनी पड़ेगी, और तो फिर आपकी फौज ने 3 महीने पहले गिड़गिड़ा के रे के सीज फायर क्यों मांगा? नहीं, आपकी थोड़ी जिस आदमी को थोड़ी कंसिस्टेंसी होती है इन योर बिहेवियर पैटर्न, ठीक है साहब। आप 3 महीने पहले आपकी फौज हमसे गिड़गिड़ा के सीज फायर मांग रही, रे आके, क्योंकि साहब हमारी मीडियम गनों ने, हमारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ने आपकी धजियां उड़ा दी थी पार। धजिया वहां आपकी उड़ चुकी थी, आपके डिफेंसेस उड़ चुके थे, आपकी गन पोजीशंस के बुरे हाल थे, एमुनेशन डंप आग लग रही थी। आपने मांगा उस वक्त भी, मैं जरा पूरा कर लूं जरा। नहीं, आपकी आवाज, मधुर आवाज हमने काफी सुनी है, अब जरा सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त भी हमको शक पड़ा कि माजरा क्या, आखिर दाल में काला क्या है, ये क्यों सीज फायर मांग रहे हैं। आज पता चला साहब सीज फायर इसलिए मांग रहे हैं कि थोड़ी सांस लेनी थी, थोड़ी सांस लेनी थी, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह गई थी तोपों की मार खा के। ठीक है साहब, ये जो मुज़ाकरात का बहाना बना के आपने जो थोड़ा सा मोहलत हासिल करी, उसमें आपने क्या किया है, ड्रोन से हथियार भेजने की कोशिश करी, ड्रोन से पैसे भेजे, ड्रग्स भेजी कि भैया कुछ भी करो, किसी को भी खरीदो, लेकिन लड़ाई दोबारा जारी करो। ये तो कश्मीर में फियत अकम्प्लाई हो गया, फियत अकम्प्लाई हो गया है। पीरजादा साहब, मेरी प्लीज एक बात सुन ले, एक बड़ी जरूरी अहम बात कहनी है, उसके बाद आपने जो कहना है आप कहिए। आप मेरी तरफ से आप, अरे साहब सुन लीजिए, आपके कान पक जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आप अपने फौजी हुक्मरानों को जाके एक पैगाम दे दे हमारा, यू वांट कश्मीर, आपको कश्मीर चाहिए, कम एंड गेट इट। है हिम्मत लेकर दिखा,
आप सरसवा कुछ नहीं कर सकते। पीरजादा साहब हुण पंजाबी जाना पड़ेगा, तुसी कख नहीं कर सकते, कख नहीं कर सकते। कश्मीर इज अ फेयर कंप्लाई, फॉरगेट इट। The earlier you do, the better it will be for you and your country. नहीं तो साहब आधा देश तो जा चुका है, अभी बाकी बचे हुए के भी चार टोटे होने वाले। पंजाबी ज्यादा आती है या उर्दू? नहीं दसो। नहीं हम छोड़ेंगे। तारिक पीरजादा साहब पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कौन सी भाषा आपको समझ में आती है? ये मुंह मसूर की दाल छोड़ेंगे नहीं। अब हंसने का टाइम है। नहीं अब हंसिए ना साहब, अब हंसिए। ये मुंह मसूर की दाल, पिछली बार लड़ाई हुई 2 टुकड़े हो गए, पिछली बार लड़ाई हुई 93,000 कैदी आए, 93,000 कैदी। और आपके जर्नैल साहब नियाजी साहब, ये भी इमरान खान नियाजी है ना, इसका कोई चाचा ताया लगता होएगा, है वो अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी। आपको मालूम है वो कहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में था? नहीं पीरजादा साहब, लेट मी गिव यू अ नगेट ऑफ विजडम। आपका नियाजी इमरान खान नियाजी नहीं, उसका जो चाचा ताया था, जो कि अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, मेरे शहर जबलपुर में कैद में था। ठीक है, जबलपुर में कैद में था। वहां भी वो स्कॉच विस्की मांगता था। विस्की के शौकीन, विस्की की धुत में अपना आधा देश खो दिया है। अभी बाकी संभाल के रख लो। ये कश्मीर ये सौदा महंगा पड़ा। ये सौदा तो महंगा पै जाए। पीरजादा साहब आप बोलिए, पंजाबी आती है साहब? आप सुन लिया आपने, आप बोलिए। आप जितना टाइम ऐसे एक दूसरे के ऊपर तो कुछ सुनाई, मैंने आपका एक शब्द नहीं सुनाई दिया। पीरजादा साहब आप बोलिए, इत्मीनान से बोलिए। आपने सुना जनरल बख्शी ने आपको पंजाबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में, चारों में समझा दिया है। और जो वो सबसे बड़ी वाली भाषा है वो तो आपको पता ही है, सबसे बड़ी भाषा पाकिस्तान पर जो सूट होती है वो मुहावरा है। कौन से भूत को नहीं मानते हैं? जरा मुझे बात करने दीजिए। देखिए बख्शी जी का मसला ये है कि ये सिर्फ बंदूक की जुबान समझते हैं, ये अक्ल की बात नहीं समझते, ये काल की बात नहीं समझते, ये शऊर की बात नहीं समझते, ये हिंदू मजहब का जो अमन का फलसफा है उसको नहीं समझते। ये एक इंतहा पसंद बीजेपी के सहाफी गुमाश्ते हैं जिनको हम बार बार मुआफ कर देते हैं कि भाई बदरा ज्यादा हो गई है, इनको बोलने दें और इनकी सुन लें। लेकिन इनको तो ये याद रखना चाहिए कि हम हर तरह के हथियारों से लैस हैं और आपकी जिंदगी बड़ी खतरे में है बतौर कौम। आपकी कौम खतरे में है। पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त मुसल्ला है इस वक्त, पूरे हथियारों के साथ और आपकी मुस्कुराहट रोने में बदलने वाली है। शक्ल रुआसी तो लग रही है। पीरजादा साहब लड़ाई शुरू नहीं हुई अभी और आपको टेंशन के मारे पसीना आ रहा है। आपको पसीना को भी समझ आ जाएगा। दीदी माथे का पसीना पहुंचे, लड़ाई शुरू नहीं हुई है, लड़ाई शुरू नहीं हुई है। वैसे मैं आपसे पूछूं एक पर्सनल सवाल, कभी गोली की आवाज सुनी है? और हम लोगों में इतना मादा है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है उसे सुन ले। अव्वल तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो आप ही के मिनिस्टर थे ना, वो आधा किलो पाव भर के बम जो लेकर घूम रहे थे जेब में, उन बमों से कुछ नहीं होने वाला है। ये हिंदुस्तान है, ठीक है, टुकड़े होंगे आपके मुल्क के, इस बात का ध्यान रखें। आरती टिक्कू कुछ कह रही हैं। भूखमरी का हिंदुस्तान, पसमानदा हिंदुस्तान, अंग्रेजों और अमेरिकियों की टेक्नोलॉजी का। आप अपने मुल्क को हिंदुस्तान कह रहे हैं, वो हम भी मानते हैं, अखंड भारत मानते हैं। आप अपने मुल्क की क्यों कह रहे हैं हमको? मैं अगर सिर्फ ये कह दूं ना, मैं अपने ट्विटर पे लिख दूं भिखमंगा मुल्क कौन, मैं कह रही हूँ दुनिया भर के जो मेरे फॉलोवर है ना वो लिखकर भेज देंगे पाकिस्तान। मैं ये कह दूं आतंकी मुल्क कौन, अंग्रेजी में लिख दूं मैं, तो वहां अमेरिका में बैठे मेरे फॉलोवर्स लिख के दे देंगे आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान।
क्या है। सुशील पंडित, और कॉन्फिडेंस देखिए आप, कॉन्फिडेंस देखिए तारिक पीरजादा का। तो मर गए, नेहरू के साथ तमाम पंडित मर गए थे। सुनिए तारिक पीरजादा साहब, पंडितों का आप जिक्र ना करें। यहाँ पर हैं 2 पंडित तो इस वक्त आपको कश्मीरी एक्टिविस्ट दिख रहे हैं। सुशील पंडित, जवाब दीजिए। सुशील जी, आपका माइक ऑफ है, ऑन कीजिए प्लीज इसे और फिर अपनी बात रखिए। सुशील जी, माइक ऑन कीजिए अपना। नहीं, कोई बात नहीं सुशील जी, हमारे पास बहुत टाइम है। तारिक पीरजादा साहब बार बार आएंगे और इसी तरीके से अपने मुल्क के बारे में सुनकर जाएंगे। या तो समझ जाए, वरना हमारे जनरल बख्शी हैं, वो आपके पाव पाव भर जो बम इधर उधर लेकर बच्चे घूम रहे हैं पाकिस्तान में, उनको पंजाबी में भी समझाएंगे, उर्दू में भी समझाएंगे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में। और बाकी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हमारे विंग कमांडर आपको समझा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ट्विटर को एक और झटका लग गया है। गाजियाबाद के बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की शिकायत पर ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। NCPCR का कहना है कि ट्विटर पर लगातार बच्चों की अश्लील सामग्री डाली जा रही थी और इस मामले में दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई थी और इसीलिए अब ट्विटर बुरी तरीके से फंसा है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया। भारत में ये दूसरा केस है ट्विटर पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।